उत्तराखंड में G20 बैठक की तैयारियों को लेकर सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। सीएम धामी ने G20 बैठक को लेकर तैयारियों के बारे में विस्तार से की चर्चा। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। इस बार चारधाम यात्रा में भारी संख्या में तीर्थयात्रियों के आने की संभावना। उत्तराखंड के रुद्रपुर में कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग। आग के पास से बनी कई झोपड़ियां और कई वाहन जलकर हुए खाक। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। और देवभूमि उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट। पहाड़ से लेकर मैदान तक तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। बारिश होने से तापमान में आई भारी गिरावट। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट किया जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में G20 बैठक होने वाली है, जिसको लेकर अब तैयारियां तेजी से चल रही है। ऐसे में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में G20 बैठक की आयोजन व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। इस दौरान सीएम धामी ने G20 बैठक को लेकर तैयारियों के बारे में विस्तार से चर्चा की और इस बीच मुख्यमंत्री ने G20 की पहली बैठक की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने आयोजन की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कोई भी कमी न रहे, ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू और शासन के उच्च अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुक्त कुमाऊं और जिलाधिकारी बैठक से जुड़े रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि G20 बैठक की राज्य में आयोजित होने वाली बैठकों से विश्व स्तर पर उत्तराखंड की पहचान बनने का अच्छा अवसर है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस आयोजन की व्यवस्थाओं की समय से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन और जैव विविधता से पूरे देश को परिचित कराने का भी ये अवसर है। इसके लिए सभी स्तरों पर बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि G20 की बैठकों में आयोजन स्थल पर उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों पर आधारित स्टॉल लगाए जाएं और उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी अच्छे से किया जाए। आयोजन स्थल पर योग और पंचक्रम की व्यवस्था भी कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां अब जोरों शोरों से चल रही है। चारधाम यात्रा के लिए पर्यटन विभाग ने गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए पंजीकरण कराना भी अब शुरू कर दिया है। अब तक यात्रा के लिए 4.17 लाख श्रद्धालु ने पंजीकरण अब तक करा लिया है और चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने वाली है। अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं और 25 अप्रैल को केदारनाथ की अगर बात की जाए और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग ने पहले 2 महीने से पंजीकरण की व्यवस्था शुरू कर दी थी और 21 फरवरी से बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया गया था। तो वहीं अब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया गया और इस बार चारधाम यात्रा के लिए प्रदेश और राज्य के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें पंजीकरण के लिए 4 तरह से पंजीकरण की सुविधा दी गई है। तो वहीं इस बार चारधाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की कयास लगाई जा रही है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने पुलिस प्रशासन समेत कई विभाग को चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जो है वो दिए हैं। तो वहीं उत्तराखंड की पौड़ी में उस समय हड़कंप मच गया जब देवप्रयाग मोटर मार्ग पर पयाल गांव के पास अचानक आपातकालीन सेवा
सेवा वाहन जो है वो अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन चालक की मौत हो गई है, जबकि वाहन में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेके आ रहे थे देहरादून से, ये रास्ते में अचानक मोड़ पे बाइक मिली, तो उसी का कारण ड्राइवर सामान नहीं सका, गाड़ी फेंक दी नीचे। कौन ठाने की। अच्छा, हाँ जी। कितने लोग थे उसमें सवार? 2 लोग थे। अच्छा। एक ड्राइवर था, एक मैं था। कारण क्या हुआ ऐसा गाड़ी का? कुछ आगे से कुछ बाइक ऊपर से डाउन में बाइक आ रही थी, वो चढ़ाई के लिए 108 आ रहे थे, तो उसने उसी के कारण से नीचे फेंक दी, बाइक बचाने के चक्कर। तो आप कहाँ जा रहे थे? मैं साथ थले साइड जा रहा था। अरे गाड़ी 108 पे ठाने जा रहे थे। पेशेंट आया था हमारे पास, 2 पेशेंट आए थे एक्चुअली, सुरेंद्र और वीरेंद्र। इनका एक्सीडेंट हुआ था नियर देव प्रयाग, अराउंड 2 PM एक्सीडेंट हुआ था और पेशेंट आया हमारे पास। जब आया मरीज़ तो जो सुरेंद्र पेशेंट था उसका BP पल्स कुछ भी नहीं आ रहा था, और ना कैरोटिड ना रेडियल, जो भी हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट को, वो पल्सेस नहीं आ रही थी। फिर हमने ECG किया तो उसमें एसिस्टॉल आ रहा था, तो हमने इनको डिक्लेयर डेड कर दिया पेशेंट को अराउंड 4:30 PM। दूसरा सर अभी पेशेंट वो तो ठीक है, उसको तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको राइट लेग में राइट नी पेन है, तो उसके लिए हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब रुद्रपुर में कीछा रोड पर शनिवार को एक कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई। आपको बताएं कि आग की लपट इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते आग चारों तरफ फैल गई, और इस दौरान पास में बनी झोपड़ियां और कई वाहन भी आग की चपेट में आ गए। आग इतनी विकराल थी कि सब कुछ जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ये बताया जा रहा है कि दुकान में आग लगने के दौरान वहां पास में बनी 2 झोपड़ियां भी जलकर खाक हो गई। साथ ही वहां पर खड़ी एक बाइक, एक 4 पहिया वाहन और करीब 3 ई-रिक्शे भी आग की चपेट में आ गए हैं, लेकिन समय रहते हुए आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि अभी आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। आपको बताएं, फिलहाल आग किस कारणों से लगी है इसका पता लगाने की कोशिश अब जारी है। तो कई झोपड़ियां आग लगने के कारण जलकर खाक हो गई, और इसके अलावा आपको बताएं कि झोपड़ियों के अलावा कई वाहन भी आग की चपेट में आ गए हैं, और दमकल विभाग ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग किन कारणों से लगी ये अभी नहीं पता चल पाया है। कबाड़ की दुकान में ये आग लगी और कई झोपड़ियां जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। तो देवभूमि उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। क्या कुछ पूरी घटनाएं वहां की आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में मौसम बदला हुआ है। कई राज्यों में बारिश हुई, वहीं बारिश का असर देवभूमि उत्तराखंड में भी देखने को मिला। बता दें कि उत्तराखंड के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हुई, तो कुछ जगहों पर बर्फबारी भी देखने को मिली। बारिश होने से तापमान में गिरावट आ गई, जिससे कि अचानक ठंड बढ़ गई। लोगों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते शुक्रवार शाम से ही प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। यहाँ कई जिलों में बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं 3500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। रात भर रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम में ठंडक बढ़ गई। वहीं हरिद्वार और रुड़की में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी भी भर गया। उधर कुमाऊं के उच्च हिमालय क्षेत्र और केदारनाथ में बर्फबारी भी हुई। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि आने वाले 4 दिनों में भी मौसम का रुख बदला रहेगा। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आने वाले 4 दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। 20 और 21 मार्च को ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ हिमपात हो सकता है, और जिसका असर ठंड के रूप में मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा।
उन्होंने बताया कि देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और कुमाऊं मंडल के पर्वतीय जनपदों में गरज के साथ बिजली चमकेगी और ऐसे में मौसम विभाग ने सभी विभागों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। तो अब खबर उत्तराखंड के खटीमा से है, जहां क्षेत्र में स्थित एक निजी कंपनी के विरुद्ध अवैध रूप से पार्किंग बनाकर अतिक्रमण किए जाने का मामला निकलकर सामने आया। ऐसे में बीजेपी नेता गौरव सोनकर के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया कि कंपनी के प्रबंधक द्वारा मुख्य लोहिया हेड मार्ग पर अवैध वाहन पार्किंग बना रखी गई थी, जिससे लोगों को आवाजाही में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कंपनी पहुंचने वाले भारी वाहन भी कंपनी की पार्किंग के सामने खड़े कर लिए जाते हैं, जिस कारण रोड सक्रिय हो जाती है। तो पहिया वाहनों को भी निकलने में परेशानियां होती है। ऐसे में भारी वाहन की चपेट में आकर कई राहगीर गंभीर रूप से चोटिल भी हो चुके हैं और इस दौरान स्थानीय लोगों ने उप जिलाधिकारी से मांग करते हुए ये कहा है कि पार्किंग को हटाया जाए। तो वहीं स्थानीय लोगों को उप जिलाधिकारी ने उचित आश्वासन भी दिया है। आपको बताएं कि फिलहाल अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल अभी जारी है। रिया रोड में पॉलीप्लेक्स फैक्ट्री और ये जो फाइबर फैक्ट्री, जो भी तीनों फैक्ट्रियां हैं, इनमें एक तो मतलब अवैध रूप से जो पार्किंग का स्थल बना दिया इन लोगों ने और बहुत बड़ी संख्या में मतलब बहुत ज़्यादा जगह घेर रखी है, सरकारी ज़मीन को घेर रखा है। 2-3 बार दुर्घटना हो चुकी है जिसमें 2 लोग की जान भी जा चुकी है। तो मेरा ये कहना है ये दोनों ही जगह से जो है अवैध रूप की जो पार्किंग है हटाई जाए। पॉलीप्लेक्स के पास जब स्कूल छूटता है, एक तो स्कूल छूटता है, ऊपर से ये पार्किंग में जो मोटरसाइकिल वगैरह लगी होती हैं, इस वजह से वहाँ और कंजेस्टेड हो जाता है और वहाँ भीड़ भड़ाका बढ़ जाता है। तो एसडीएम को स्थानीय लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि अवैध रूप से जो है यह पार्किंग संचालन यहाँ पर चल रहा था और निजी कंपनी ने अवैध पार्किंग करनी शुरू कर दी थी। आपको बताएं कि अवैध पार्किंग करके अतिक्रमण का काम चल रहा था उत्तराखंड के खटीमा में, जिसे हटाने की मांग अब यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा की गई है और ज्ञापन भी यहाँ पर एसडीएम को स्थानीय लोगों ने सौंपा है। तो वहीं सरकार की तरफ से ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपए का खर्च करती है, लेकिन अस्पताल आने वाले किसी भी मरीज को इलाज में कोई दिक्कत ना हो, अस्पताल में आने वाले मरीज को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल के समस्त डॉक्टर को आवश्यक दिशा निर्देश भी देते हैं। सरकार के लाख वादों के बावजूद स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों को अब भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के थरीसैंड इलाके से सामने आया, जहां एक ग्रामीण ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े किए। ये बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने घायल व्यक्ति को चोट आने पर प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र थलीसैंड में ले गए। वहां उन्हें उपचार के लिए डॉक्टर नहीं मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने घायल व्यक्ति को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं इस संबंध में जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने इस संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मिलने की बात कह डाली और ये कहा गया कि इस पूरे मामले की जांच अभी की जाएगी और अगर लापरवाही बरतने की बात आएगी तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। धन सिंह आए तब से स्वास्थ्य विभाग में कोई भी सुधार नहीं है, कोई भी सुधार नहीं है। थलीसैंड तो मैं पिछड़ा क्षेत्र मानता हूँ, राठ क्षेत्र मानता हूँ, पर श्रीनगर जाके मेरे को एम्बुलेंस नहीं मिली। सबसे अफसोस की ये बात है। श्रीनगर एम्स में गया तो मेरे को बोले कि एम्बुलेंस कीर्ति नगर में 4 घंटे बाद मिलेगी आपको, तो 4 घंटे बाद अब पेशेंट प्राण छोड़ देगा। तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार धन सिंह मेन है ना, तो स्वास्थ्य विभाग दे रहा, इतना बड़ा विभाग दे रहा, एक डॉक्टर की पूर्ति नहीं कर पा रहा और चीज़ का क्या। मेरे संज्ञान में तो ये मामला नहीं है, आज आप ही के द्वारा बताया गया है और मैं मामले की जांच कराऊंगा और जो भी संबंधित है उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करते नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि अगर ये ऐसा है तो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आपके द्वारा आज मुझे बताया गया तो निश्चित रूप से इसकी जांच कराते नियमानुसार कार्रवाई की। अगर ऐसा हो तो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे यहाँ एम्बुलेंस की भी कोई कमी नहीं है,
थलीसैंड CSC में स्टाफ की भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो ये आरोप लगे हैं तो निश्चित रूप से इनकी सत्यता की जांच कराते जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार वो की जाएगी। उत्तराखंड के पौड़ी में सड़क हादसे में ये व्यक्ति घायल हो गया था, जिसके बाद जब ग्रामीणों ने घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाकर वो लोग जब पहुंचे उसे लेकर, तो उसे साफ तौर पर इनकार कर दिया गया इलाज करने से। और ये किन कारणों से किया गया है, इसका आरोप ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाया। और अब ये कहा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार होगा उसे सज़ा दी जाएगी, क्योंकि जब घायल व्यक्ति पहुंचता है तो उसे प्राथमिकी उपचार जो है वो देना होता है। लेकिन क्यों मना किया, क्या कारण थे, इसको लेकर अभी जांच पड़ताल अभी की जा रही है। वहीं उत्तराखंड के रामनगर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बताएं कि देर शाम पिथुमदारा चौकी पुलिस ने गश्त के दौरान नशे के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इस दौरान तस्कर के पास से 30 प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन भी बरामद हुए। तो वहीं SSI ने ये कहा है कि शुक्रवार की दोपहर पीरू मदारा चौकी इंचार्ज राजेश जोशी पुलिसकर्मियों के साथ मधुबन कॉलोनी के पास अंडर बाईपास पर चेकिंग कर रहे थे, और इस बीच यहां पर बाइक सवार 2 युवक पुलिस को देखकर मौके से भागने लगे। तभी पुलिस ने इनकी घेराबंदी करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 15-15 प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन भी बरामद किए और इनकी बाइक भी कब्जे में ले ली गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इस पूरे मामले में भी आरोपियों से पूछताछ जारी है। ये आज दिन में चौकी प्रभारी पीरू मदारा राजेश जोशी अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे, तो मधुबन कॉलोनी के पास रेलवे अंडरपास के पास ये 2 संदिग्ध पुलिस को देखकर भाग रहे थे, जिन्हें रोक के इनकी तलाशी ली तो इनके पास से 15-15 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं। अभियुक्तों का नाम शंकर सैनी और प्रशांशु शर्मा है। इनको गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। पूरा पैरों तक। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में सुबह से हो रहे बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। तो वहीं बारिश से मौसम काफी सुहाना हो गया है, जिसका पर्यटक जमकर लुत्फ भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश होने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मसूरी में सुबह से हो रही बारिश से स्थानीय लोगों और स्कूल जाने वाले छात्रों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं बदलते मौसम को लेकर लोग परेशान हैं और ठंड से लोगों को 2-4 भी होना पड़ रहा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में मार्च के अंत तक बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम निर्देशक विक्रम सिंह ने बताया कि 18, 19 और 20 को ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं ओलावृष्टि से खड़ी फसलों को नुकसान भी पहुंच सकता है। राज्य के इस समय पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिस वजह से मौसम में बदलाव सामने आया। बारिश से तापमान में भारी गिरावट यहां दर्ज की गई और पर्यटन बारिश का जमकर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में आपने देखा होगा किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं। कुछ लोग पहाड़ों का आनंद उठाने के लिए यहां पहुंचते हैं और अब मसूरी में देखिए किस तरीके से बारिश हो रही है, तो बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और बारिश का आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में आए दिन धोखाधड़ी के मामले निकलकर सामने आते हैं, लेकिन इस बार धोखाधड़ी के मामले जिस तरीके से निकलकर सामने आ रहे हैं उसे लेकर अब पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। आपको बताएं कि इसी कड़ी में बैजनाथ पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट गरुड़ के आदेश के तहत धोखाधड़ी के मामले में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आपको बताएं कि फर्जी भूमि प्रमाण पत्र के आधार पर काश्तकारों को ऋण उपलब्ध कराने का आरोप भी लगाया गया और साथ ही फर्जी तरीके से भूमि सत्यापन कराने के लिए पटवारी डंगोली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है
और इस पूरे मामले में आगे जांच अभी जारी है। वहीं उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में जो है कर्मचारियों की किस तरीके से बातचीत हो रही है उसे लेकर अब चिकित्सा अधिकारी के दरबार पर कोविड-19 के दौर से अब तक जो लोग हैं वो यहां पहुंच रहे हैं। और आपको बताएं कि सभी 102 कार्यरत कर्मचारियों को शासन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसको लेकर सैकड़ों लोगों ने अधिकारियों को मांग से भरा एक ज्ञापन भी सौंपा है और काम पर वापस लेने की बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 कर्मियों की 6 मई की बहाली की गई थी और उस समय शासन की तरफ से दिए गए आश्वासन कोविड कर्मियों को विभागीय संविदा में किया जाने वाला था, लेकिन उसका हनन किया गया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2022 को सभी कोरोना वॉरियर्स की सेवाएं समाप्त कर दी गई, जिसके बाद सभी कोरोना वॉरियर्स आंदोलनरत थे। 6 मई के धरना प्रदर्शन के बाद सभी कोविड कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही अब तक कोविड कर्मियों के विभागीय समायोजन को लेकर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही कोविड के समय काम कर रहे कर्मियों ने वापस काम पर रखने की मांग अब कही है। इनको एक्सटेंशन मिला था जो आगे कंटिन्यू नहीं हुआ है। 14 मार्च तक का इनका पीरियड था, तो अभी शासन के द्वारा कोई हमें दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं कि इनको आगे कंटिन्यू करना है कि क्या करना है। तो इसलिए हम कुछ भी बताने की स्थिति में अभी हम नहीं है। जैसे ही हमें दिशा निर्देश मिलेंगे वैसे ही आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और हमने शासन द्वारा मांगा गया था कि क्या इन लोगों की रिक्वायरमेंट है, आपको नहीं है तो पूर्व में हमारे द्वारा लिख करके दिया गया था कि हम लोगों को इनकी आवश्यकता है। तो आगे कार्रवाई जो है शासन स्तर से की जाएगी। जो है कोविड में 2020 में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, उसके बाद जो है लगातार हम लोगों ने 31 मार्च 2022 तक जो है काम किया था। कोविड महामारी कम होने के बाद हमें 31 मार्च 2022 को बाहर कर दिया गया था सरकार द्वारा। फिर उसके बाद हमारा लगातार प्रयास रहा, आंदोलनरत रहे, तो 6 महीने के बाद हमें दोबारा से ज्वाइनिंग दी गई सरकार के द्वारा। और साथ ही ये भी कहा गया था कि 6 महीने के अंदर अंदर हम आपको जो है रिक्त पदों में समायोजित कर देंगे। बाकी हमारे सीएमओ सर से यहाँ से मांगी गई थी रिक्वायरमेंट के आगे के लिए, क्योंकि 14 मार्च को हम लोगों का जो है समय समाप्त हो गया है। तो अभी फ़िलहाल सारे कर्मचारी बाहर ही हैं। तो हमारे सीएमओ सर से, हर जगह के सीएमओ सर से मांगा गया था डाटा के आगे इनकी आवश्यकता है, तो हमारे सीएमओ सर ने यहाँ से डाटा भेज दिया है। बाकी जो भी है अब शासन के ऊपर बात है। सरकार अगर हमारे दुखों को देखती है, जो हमने सरकार का साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर महामारी में काम किया है, तो निश्चित ही अब सरकार को जो है हमारे लिए कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तो लोकसभा चुनाव 2024 में आयोजित हो रहे हैं और इसे लेकर अब बीजेपी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव के संबंध में बूथ को मजबूत करने के लिए बूथ सशक्तिकरण अभियान में जुट गई है। बता दें कि आने वाले निकाय और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसना शुरू कर दी। प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी की बैठक के बाद बूथ सशक्तिकरण के लिए बूथ स्तर पर बैठकों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के ऋषिकेश में बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, जिला सह प्रभारी कल्पना सैनी सहित हरिद्वार लोकसभा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शामिल हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी इस समय देश के अंदर है जहां ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी वो तो ही है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता 365 दिन और 24 घंटे गतिशील रहता है। और आप देखिए कि लगातार यदि कहीं कार्यक्रम होता है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होते हैं। हमारा कार्यकर्ता होल टाइमर की तरह काम करता है। तो बूथ सशक्तिकरण जो ये अभियान जो है ये उसी का एक हिस्सा है। हम लोग सवाल कोई चुनाव है उसके लिए हम करते हैं ऐसा नहीं है। हम लोग तो जैसे ही कोई चुनाव निपटता है और उसी दिन से अगले चुनाव की हम लोग तैयारी में जुट जाते हैं। तो हमारा चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे हमारा ये नगर निगम के चुनाव हो, या और भी कोई हमारा कोई कार्यक्रम हो, इस प्रकार के जो हमारे
अब आप देखें ना, एक एक बूथ से हमारा व्यक्ति आ रखा है, हमारी बहनें आ रखी हैं, उनमें उनके मन में सिर्फ एक ही भाव है, जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं, तो हमारा कार्यकर्ता उनके पद चिन्हों पे चलते हुए और पूरी तरह से समाज सेवा में, जनता की सेवा में लगा है और ये उसी का एक हिस्सा है। इसी दौरान कार्यक्रम में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी समझाते हुए पार्टी को मजबूत करने के मूल मंत्र दिए। हर बूथ का कैसे सशक्तिकरण और हो, वैसे तो हम हर बूथ पर बहुत सशक्त हैं और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस विधानसभा को हम प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीतते हैं, लेकिन और एक तरफा अच्छी तरीके से कैसे करके और सशक्त हो सकता है। और फिर जो गवर्नमेंट की मंशा है, जो भारत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण का अंतिम छोर तक बैठे रहने वाले व्यक्ति को जो लाभ मिलना है, वह हमारे बूथ के लोग इसको भी सुनिश्चित कराएंगे कि हाँ, वो लाभ ठीक स्थान पर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, और जिन लोगों को ज़रूरत है उनको कैसे करके उसकी आपूर्ति हो सकती है। तमाम योजनाएं, भारत सरकार की 32 योजनाएं हैं, स्टेट गवर्नमेंट की इतनी सारी योजनाएं हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बहुत सक्रिय रहते हैं इस दिशा में। तो ये पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का जो बूथ के अंतिम क्षण तक पहुंचने का जो ये अभियान है, ये बहुत सशक्त अभियान है। भारतीय जनता पार्टी आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव के संबंध में बूथ को मजबूत बनाने के लिए बूथ सशक्तिकरण अभियान में जुट गई है। बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर बीजेपी क्षेत्र, जिला और मंडल स्तर पर लोगों की टीम बनाई गई है। इस टीम में युवा, महिला और सोशल मीडिया के पदाधिकारियों को लगाया गया है। ये सभी बूथों का गठन और सत्यापन करेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र दिया जा रहा है। पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारियां हो रही है। साथ ही बीजेपी की तरफ से मंडल स्तर पर भी तैयारियां चल रही है। सुदर्शन न्यूज के साथ प्रीति झा की रिपोर्ट। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।